फेमिनिज्म इज कैंसर। आज हर सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम लोगों का यही मानना है कि फेमिनिज्म एक कैंसर बनता जा रहा है जो सिर्फ दोनों जेंडर्स के बीच में नफरत फैलाने का काम करता है। मतलब जो आइडियोलॉजी इस दुनिया में वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए बनी थी और जिसका काम था औरतों को बेसिक ह्यूमन राइट्स देना, उस आइडियोलॉजी से लोग इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? आज के टाइम आप किसी को भी बोल दो कि आई एम अ फेमिनिस्ट तो वो आपको इतनी बुरी तरीके से जज करता है कि उसकी आंखों से घिन टपकने लगती है। फेमिनिस्ट वर्ड को आज लोग गाली की तरह यूज करते हैं और इसका रीजन है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स। और ऐसी सिर्फ एक नहीं है, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने फेमिनिज्म एज अ कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा ट्विस्ट कर दिया है कि उसकी पूरी डेफिनेशन ही एकदम से बदल चुकी है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेनली इस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर के बारे में और समझेंगे कैसे यंग लड़कियों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, असली फेमिनिज्म क्या है, उसकी शुरुआत आखिर किसने की, क्यों की और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, इस पूरी वीडियो में इस बकरी का चेहरा मैं पूरी तरीके से ब्लर करके रखूंगा और इसकी वीडियोस एकदम नॉर्मली प्ले भी नहीं करेंगे ताकि ये स्ट्राइक ना मार पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज फेमिनिज्म को इतनी खराब रेपुटेशन क्यों मिल चुकी है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये वीडियो देखो। Hold on, I don't think I look ready enough. I need to look readier. Wait. I hope I look ready enough now. I'm a proud ready. If you've ever been called ready, just accept it. You are one. If you accept it, it will hurt less. Because what is the worst that will happen if you accept it? What will they do to make you feel bad? Call you ready? Okay. ये है आज का मॉडर्न फेमिनिज्म इन अ नटशेल। और ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। मतलब जहां इन्फ्लुएंसर्स को इस चीज का ज्ञान देना चाहिए कि किसी की मॉडेस्टी पे सवाल उठाना या लड़कियों को आर वर्ड बोलना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो ये उल्टा यंग लड़कियों को ही सीख दे रही है कि तुम रेडी हो और एक्सेप्ट कर लो। और इसके फॉलोअर्स भी इतने अंधे हैं कि इस चीज पे भी इसको डिफेंड करने आ रहे हैं। उनका आर्गुमेंट ये है, जब इसको आर वर्ड बोला जा रहा था तब किसी को दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन जब इसने एक्सेप्ट कर लिया तब सबको दिक्कत है। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि इसने एक्सेप्ट कर लिया इंडिविजुअली, प्रॉब्लम ये है कि माइनर्स को भी इन्वॉल्व कर रही है अपने पर्सनल प्रोपेगेंडा में। अब 15-16 साल की लड़कियां अपनी बायो में #प्राउड लिख रही हैं, तो एक तरीके से ये उन माइनर्स को ग्रूम ही तो कर रही है कि तुम एक कैरेक्टर्स लड़की हो, तुम एक स्लट हो और तुम्हें उस चीज़ के लिए प्राउड होना चाहिए। अब ये ग्रूमिंग नहीं है तो क्या है? अब अगर उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम लोग ही। और अभी भी इसके कुछ ऐसे ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं जो अपने 2 डेड ब्रेन सेल्स में सर्वाइव कर रहे हैं, जो इस बात पे भी इसको डिफेंड करने आ जाएंगे। मतलब अब ऐसे लोगों को मेंटली इल ना बोले तो क्या बोले। और ये सारी कंट्रोवर्सी अपने पर्सनल फीलिंग्स और हेट को लेकर कर रही है। इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता उन सेक्स वर्कर्स की लाइफ के बारे में। इसका पूरा मोटिव था #प्राउड का मूवमेंट चला के इस वर्ड को नॉर्मलाइज करा देना। मतलब सोचो, हमने हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, फिर हमने रिसेंटली नेपाल में जेनजी रिवॉल्यूशन देखा, लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है? रंडी रिवॉल्यूशन। और इसमें लड़कों की भी उतनी ही गलती है, क्योंकि कुछ लड़कों ने आर वर्ड को एक स्लैंग की तरह यूज करना शुरू कर दिया है। हर लड़की के पोस्ट में जाके आर वर्ड को ऐसे थ्रो करते हैं लोग जैसे अपनी मौसी की शादी का कार्ड बांट रहे हो। इसी वजह से जो इस वर्ड की ग्रेविटी थी वो धीरे धीरे कम होती गई और फिर सब ने इसको भी एक नॉर्मल गाली की तरह समझना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इस वर्ड के साथ ना जाने कितने लोगों का स्ट्रगल और ट्रॉमा जुड़ा होगा, लेकिन ये बात हम कभी समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हम एक अपर क्लास सोसाइटी में रहते हैं और ग्राउंड लेवल पे उनके स्ट्रगल्स को हम देख ही नहीं पा रहे। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को कोई आइडिया नहीं है कि लोअर क्लास और रूरल वुमेन को किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इसको जहां फेमिनिज्म दिखाना चाहिए वहां छोड़ के हर जगह दिखाएगी। डोरेमोन और शिजुका के लिए इसका फेमिनिज्म निकलता है। तो मैटर ये है कि नोबिता एंड डेकिसुकी आर फाइटिंग ओवर शिजुका। देयर गैंग्स आर मेकिंग वीडियोस, लड़ाई कर रहे हैं कि शिजुका किसकी है, किससे शादी करेगी। पर किसी ने शिजुका को पूछा कि उसको क्या करना है। मैंने पूछा, वो बोल रही है कि उसको अभी शादी नहीं करनी, उसको पढ़ाई करके बहुत पैसे कमाने हैं। एक क्रिमिनल को डिफेंड करने के लिए इसका फेमिनिज्म निकलता है। Why does the concept of alimony exist? It's to protect the financially weaker group of people, which is usually women. CID के एपिसोड के लिए इसका फेमिनिज्म निकलता है। So I was watching CID the other day and I noticed something weird. The female actors all had layers of makeup on. The men on the other hand looked completely natural. छोटे कपड़े पहनने के लिए इसका फेमिनिज्म निकलता है, लेकिन किसी रियल विक्टिम के लिए इसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अब तुम इससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसने अतुल सुभाष की मौत को भी सेल्फ विक्टिमाइजेशन के लिए यूज किया और किसी की मौत के लिए जीरो एम्पैथी दिखाई जस्ट बिकॉज ही वाज अ मैन। A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case, not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. Feminism is about fighting patriarchy. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैन हेटिंग, जेंडर बायस और मेंटली चैलेंज्ड इन्फ्लुएंसर है। इसकी जो रीजनिंग और अपनी आइडियोलॉजी दूसरों पे थोपने वाली आदत है, वो भी बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत लोग इसको हेट करते हैं। Baby boy, if you're the opposite of a feminist, you're a misogynist, and every misogynist is a potential rapist. अच्छा, इस लॉजिक से तो मैं भी बोल दूं कि अगर तुम आयरन बॉस को फॉलो नहीं करते तो तुम्हारा IQ लो है, और अगर तुम्हारा IQ लो है तो तुम जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। कोई सेंस है इस बात का? अब इस वीडियो में ये बोल रही है कि अगर तुम फेमिनिस्ट नहीं हो तो तुम मिसोजिनिस्ट और रेसिस्ट हो। अब ये खुद में एक इलॉजिकल रेजेबल कंटेंट है कि नहीं है? पहले तुम खुद फेमिनिज्म के नाम पे एक इविल आइडियोलॉजी बना दो, उसके बाद अगर कोई इस पे सवाल उठाए तो उसको रेसिस्ट बना दो। ये एक तरीके से फोर्सफुल कन्वर्जन है आइडियोलॉजीज का। जैसे आप अपनी आइडियोलॉजी दूसरों पे थोपने के लिए
सबसे पहले उनको शेम करते हैं या फिर एक एक्सट्रीम पनिशमेंट देते हैं जिससे वो शेम से बचने के लिए तुम्हारी आइडियोलॉजी से एसोसिएट करने लगे। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि आज फेमिनिज्म इतना बदनाम हो चुका है, क्योंकि ऐसे चीप माइंडसेट वाले इन्फ्लुएंसर्स एग्जिस्ट करते हैं। इन्होंने फेमिनिज्म को एक एक्सट्रीम कल्ट मूवमेंट बना दिया। आज के टाइम फेमिनिज्म को सिर्फ छोटे कपड़ों, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, पार्टी करना, सेक्सुअल लिबरेशन, हाई बॉडी काउंट, माई लाइफ माई रूल्स, इन जैसी चीजों से ही एसोसिएट किया जाने लगा है। क्योंकि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन सब ने इन टॉपिक्स के अलावा किसी सेंसिबल टॉपिक के लिए फेमिनिज्म को यूज ही नहीं किया। इनकी डिक्शनरी में बस गिने चुने वर्ड्स हैं, पेट्रियार्की, मिसोजिनी, पोटेंशियल रेसिस्ट, इनसिक्योर और टेलर स्विफ्ट। इतने में ही इनकी पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। उसके बाद ये एक्सपेक्ट करती हैं कि कोई इनको सीरियसली ले। इनकी लाइफ की छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी इन्हें ऑपोजिट जेंडर पर डालनी होती है। अगर घर की ट्यूबलाइट खराब हो गई तो पेट्रियार्की की गलती है, और अगर घर का टॉयलेट फ्लश नहीं चल रहा तो सोसाइटी में मिसोजिनी एग्जिस्ट करती है, इस वजह से नहीं चल रहा। कुल मिला के बस ब्लेम गेम खेलते रहो, नफरत फैलाते रहो और व्यूज से पैसे कमाते रहो। क्योंकि आपको भी पता है सोशल मीडिया पे नेगेटिव चीजें ज्यादा अटेंशन ग्रैब करती हैं, पॉजिटिव चीजें नहीं। इसलिए आप कभी न्यूज चैनल्स या सस्ते पॉडकास्टर्स को नहीं देखेंगे किसी रियल फेमिनिस्ट का इंटरव्यू लेते हुए जो सच में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ कर रही हैं। वो जानबूझ के ऐसे ही क्रिएटर्स को बुलाते हैं जो फेमिनिज्म के नाम पे प्राउड मूवमेंट चलाते हैं, क्योंकि व्यूज तो उसी से आएंगे। और एक तो हमारे देश के जो 2 कौड़ी के न्यूज चैनल्स हैं, इनसे कभी देश की प्रॉब्लम्स पे कभी ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं होगी, लेकिन किसी मेंटली चैलेंज्ड फेमिनिस्ट का इंटरव्यू लेने के लिए सबसे पहले पहुंच जाएंगे, क्योंकि टीआरपी तो इनको वैसे भी कोई नहीं देता आजकल। तो जब फेमिनिज्म का फेस ही ऐसे इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं तो इसका मीनिंग भी गूगल का डेफिनेशन से एकदम उल्टा ही होगा। मेनली सारी मैन हेटर्स ने कलेक्टिवली फेमिनिज्म को अडॉप्ट करके उसका मीनिंग ही पूरी तरीके से ट्विस्ट कर दिया। और अगर कोई कुछ बोल दे तो वही सेम लेम कम बैक, गूगल द डेफिनेशन। लेकिन इनको अब कौन समझाए कि गूगल ने भी अपडेटेड डेफिनेशन रिलीज नहीं की है। गूगल पे अभी भी 1900s वाली डेफिनेशन अवेलेबल है, ना कि 2025 वाली। तो क्या इसका मतलब ये है कि फेमिनिज्म एक नेगेटिव या फिर ईविल आइडियोलॉजी है? तो ऐसा नहीं है। बेशक आज फेमिनिज्म एज अ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव पीआर झेल रहा है कुछ इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, लेकिन काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि फेमिनिज्म एज अ कॉन्सेप्ट क्यों इतना ज़रूरी था सोसाइटी में और इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री समझना पड़ेगा। तो फेमिनिज्म की पहली वेव 1900 से चालू हुई थी, लेकिन बहुत लोगों को आज भी लगता है कि उस टाइम पे सिर्फ वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं थे, इसलिए फेमिनिज्म चालू हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है। उस टाइम पीरियड पे मैन और वुमेन दोनों के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो फिर वोट दे कौन रहा था? वोटिंग राइट्स सिर्फ एलिट्स के पास थे, मतलब कि वो मिल्स जो प्रॉपर्टी ओन करते थे और हाई स्टेटस में आते थे, और जो मिडिल और लोअर क्लास से होते थे, फिर चाहे वो आदमी हो या औरत, किसी के पास भी कोई राइट्स नहीं थे। तो सोसाइटी उस टाइम पे जेंडर के बेसिस पे डिवाइडेड नहीं थी, बल्कि क्लास के बेसिस पे डिवाइडेड थी। लेकिन इस चीज से लड़ने के लिए काफी सारे लेबर और डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स चालू किए गए थे, जैसे कि चार्टिस्ट मूवमेंट में हर क्लास के आदमियों को राइट टू वोट मिलने का मुद्दा उठाया गया था। तो आदमियों को तो राइट्स क्लास मूवमेंट से मिल चुके थे, लेकिन औरतों के लिए कोई स्पेसिफिक जेंडर बेस्ड मूवमेंट चालू ही नहीं किया गया था। इसलिए फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में राइट टू वोट और बेसिक ह्यूमन सफरेज की डिमांड उठाई गई थी, सिर्फ वुमेन के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो फेमिनिज्म स्टार्ट ही हुआ था वुमेन के लिए। उस टाइम पे फेमिनिज्म का मतलब था इक्वल राइट्स फॉर वुमेन सेम एज मेन, ना कि इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन, जो आज हम गूगल पर पढ़ते हैं। क्योंकि जितने भी सोशल क्लास मूवमेंट्स होते थे वो कभी भी औरतों का मुद्दा उठाते ही नहीं थे, इसलिए उन्हें खुद का एक मूवमेंट चाहिए था। उसके बाद आता है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, जिसमें मुद्दा सिर्फ बेसिक राइट से आगे का था। इसमें वर्कप्लेस इक्वालिटी, रिप्रोडक्टिव राइट, फैमिली लॉ और सेक्सुअल लिबरेशन, ये सारे मुद्दे उठाए गए थे। और फिर उसके बाद आता है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, जहां से फेमिनिज्म का मतलब बदलना शुरू हुआ। क्योंकि इस टाइम पे पॉप कल्चर में बूम था, जिसको देखकर रायट गर्ल्स, बिकनी बिल, ब्रैट मोबिल जैसे अंडरग्राउंड कल्ट बनना शुरू हो गए थे, जो अपने पंक म्यूजिक से काफी सारे वुमेन इश्यूज को एड्रेस करते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर ये एक मैन हेटिंग कल्ट में बदल गया, और इसी चिंगारी की वजह से जेंडर वॉर की शुरुआत हुई। और फिर फोर्थ और लास्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के आते ही कब ये छोटी सी चिंगारी एक जंगली आग में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। क्योंकि इस टाइम पे डिजिटल एक्टिविज्म और सोशल मीडिया ने हर एक इंडिविजुअल को अपना ओपिनियन शेयर करने का प्लेटफॉर्म दे दिया था, जिसकी वजह से काफी सारी मैन हेटर्स ने फेमिनिज्म के नाम पे मेल बैशिंग करना शुरू कर दी थी। और मीटू मूवमेंट ने भी काफी ज्यादा इंपैक्ट डाला था सोशल मीडिया पे, और फेमिनिज्म का यूज कॉर्पोरेट्स और एलिट्स ने भी काफी ज्यादा किया था अपने फायदे के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिगरेट कंपनीज। 20वीं सेंचुरी से पहले सिगरेट्स को काफी ज्यादा करप्ट माना जाता था वुमेन के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मेनली जो वुमेन सिगरेट पीती थी वो मोस्टली प्रोस्टिट्यूट्स होती थी। तो इस चीज का काफी लॉस झेलना पड़ता था सिगरेट कंपनीज को। तो इन सब कंपनीज ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फेमिनिज्म का यूज किया। 1929 में एडवर्ड बार्नी, जो कि प्रोपेगेंडा और पब्लिक रिलेशन में काम करते थे, उन्होंने कुछ औरतों को हायर किया पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने के लिए, और इस मूवमेंट का नाम था टॉर्चेज ऑफ फ्रीडम। और फिर जब ये सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई तो मार्लबोरो और बाकी सारी कंपनीज ने बहुत सारे एड्स भी रन किए थे टीवी पे, जिसमें वो वुमेन को सिगरेट पीते हुए दिखाते थे। यहाँ तक कि फीमेल कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मार्लबोरो ने अपनी पूरी पैकेजिंग तक चेंज कर दी थी, और एक नया स्लोगन भी दिया था माई लेज में, सिर्फ और सिर्फ वुमेन स्पेसिफिक सिगरेट बनाने के लिए।
और इन सारी एडवर्टीजमेंट से उनकी सेल्स स्काई रॉकेट हो चुकी थी। काफ़ी सारी औरतें सिगरेट पीने को इक्वालिटी और फेमिनिज्म से एसोसिएट करने लगी थी, क्योंकि उनको यही चूरन बेचा गया था। और आज भी काफ़ी सारी कंपनीज इसी टैक्टिक को यूज़ करके अपना प्रॉफिट बनाती हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं फेमिनिज्म एक सोशल मूवमेंट से एक कैपिटलिस्ट मूवमेंट भी बन चुका है। लेकिन ये सारी बातें कोई बोलता नहीं, क्योंकि आज भी काफ़ी सारे लोग सच सुनना नहीं चाहते। वो अपनी दुनिया में ही रहना पसंद करते हैं, और अगर उनकी आइडियोलॉजी को कोई हल्का सा भी चैलेंज करते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज ऐसी कई सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे जेंडर रेशियो बहुत ख़राब है। लेकिन क्या किसी एक कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए हमें दूसरी कम्युनिटी को गिराना या नीचे दिखाना ज़रूरी है? क्योंकि अगर तुम लोग फेमिनिज्म के लिए ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते रहोगे तो एक दिन फेमिनिज्म एज अ कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों में इस मूवमेंट को लेकर नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसका रीज़न है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स। ये एकदम वही बात हो गई कि तुम एंटी टेररिज्म मूवमेंट के लिए पाकिस्तान को फॉलो कर रहे हो। हम फेमिनिज्म को कर्नल सोफिया कुरैशी या विंग कमांडर व्योमिका सिंह से क्यों एसोसिएट नहीं करते? क्योंकि फेमिनिज्म के नाम पे काफ़ी लोगों को ईजी वे आउट चाहिए होता है, और मेहनत करना किसी को पसंद ही नहीं है। तो देखा जाए तो फेमिनिज्म एज अ कॉन्सेप्ट एक यूटोपिया है, लेकिन फेमिनिज्म एज अ प्रैक्टिस एक डिस्टोपिया है। अब हर वीडियो के एंड में मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला। तुम्हें इस वीडियो के साथ जो करना है करो, लेकिन इस वीडियो में जो बताया गया है जस्ट थिंक अबाउट इट। क्योंकि ये वीडियो मेरी टाइमलाइन में कभी नहीं थी, क्योंकि मैं कभी इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने वाला था ही नहीं। लेकिन जब मैंने इतने एक्सट्रीम इन्फ्लुएंसर्स को देखा, इतने एक्सट्रीम कल्ट मूवमेंट को चलाते हुए, तब मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है अभी, क्योंकि पता नहीं कितने सारे लोग इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इस पूरी वीडियो में मैंने फैक्ट्स के साथ भी बात की थी और लास्ट में अपना ओपिनियन भी दिया। ठीक है, अगर तुम्हारा भी कोई ओपिनियन है तो तुम अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।